हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को। सो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसे समझ लेते हैं। पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझा, फिर इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पहला टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन, जीन क्लोनिंग का यूज़, जीन ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। क्लोनिंग जो होता है यानी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना टेम्पलेट डीएनए का, वो हमने समझा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने समझा, और ये बेसिक स्टेप्स जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ये तीनों स्टेप्स। फिर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंजाइम्स के डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने समझा, जिसमें पहला था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसे लेटर ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बोला जाता है। और जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज था वो HindII था। फिर रिकग्निशन सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है HindII में, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। और न्यूक्लियसेस के दो टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में हमने समझा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी आगे से रीड किया जाए या पीछे से रीड किया जाए, एक ही वो होता है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन क्या है वो हमने समझा। देन यहाँ पूरा प्रोसेस है जो फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है दोनों डीएनएज़ को, दोनों ही डीएनए को, तो फिर लाइगेज दोनों डीएनए को जॉइन करता है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन होके ये सेल्स डिवाइड करते हैं। सेपरेशन और आइसोलेशन हमने समझा डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जो प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जिसमें मीडियम एग्रोस जेल का होता है, मीडियम या मैट्रिक्स, और स्टेन किया जाता है डीएनए को। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज किया जा सकता है स्टेनिंग करके इथिडियम ब्रोमाइड से यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में, तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बनाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हमने समझा। सबसे पहला जो था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स के बारे में हमने समझा। वेक्टर्स जो यूज़ होते हैं क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर हमने समझा कंपीटेंट होस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। देन प्रोसेस हमने समझा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आइसोलेशन जो होता है जेनेटिक मटेरियल का यानी डीएनए के आइसोलेशन के बारे में हमने समझा, जो लास्ट प्रोसेस में चिल्ड इथेनॉल की वजह से प्रेसिपिटेट होता है डीएनए। आज जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए की कटिंग कैसे होती है वो देखेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डाइजेशन है वो परफॉर्म होता है जब प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उनको इंक्यूबेट किया जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस में स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो चेक करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन के प्रोग्रेस को। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है यानी एनोड की तरफ मूव करता है, और ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है वेक्टर डीएनए के साथ भी। डीएनए के जॉइनिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है सर्वल प्रोसेस, यानी कि कट लगाने के बाद जो सोर्स डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है उस पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाने के बाद जो कटआउट है, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है सोर्स डीएनए से, और जो वेक्टर का कट वेक्टर है वो स्पेस होता है, वो मिक्स होता है और लाइगेज को ऐड किया जाता है। ये फॉर्म करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी वेक्टर डीएनए को कट किया एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और फिर जो सोर्स डीएनए उसे कट किया, देन उनको वो दोनों जॉइन होते हैं लाइगेज एंजाइम की वजह से और फॉर्म करते हैं आरडीएनए, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर के इस्तेमाल से जीन जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है उसके एम्प्लीफिकेशन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले पीसीआर क्या होता है उसे समझते हैं। पीसीआर होता है
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में मल्टीपल कॉपीज़ बनाए जाते हैं डीएनए के जीन के, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, जो सिंथेसाइज होता है इन विट्रो में। दो तरीके के सेट्स यूज़ होते हैं प्राइमर्स के, छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के साथ, उन्हें यूज़ किया जाता है जिसे प्राइमर्स बोलते हैं। और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है। ये एंजाइम एक्सटेंड कर देता है प्राइमर्स को और उसके न्यूक्लियोटाइड्स को रिएक्शन में प्रोवाइड करा के, और जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट की तरह। अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए में रिपीटेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा बार, तो डीएनए का जो सेगमेंट है वो एम्पलीफाई हो जाएगा बिलियन टाइम्स में, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज़ बनाया जा सकता है। ऐसे रिपीटेड एम्पलीफिकेशन को रीच किया जाता है यूज़ करके थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो आइसोलेट होता है एक बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस, जो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर में भी। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव में प्रेजेंट होता है इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इंड्यूस्ड जब डीनेचुरेशन होता है तब भी ये रिमेन्स एक्टिव। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, ये एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। फिर जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है वो यूज़ हो सकता है लाइगेट करने के लिए वेक्टर के साथ, फर्दर फिर क्लोनिंग जिसका हो जाएगा। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो हमें मिलेगा उसको फिर वेक्टर के साथ लाइगेट करके क्लोनिंग के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर गिवन है फिगर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, हर रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है उसे डीनेचुरेशन बोला जाता है, दूसरा स्टेप है अनीलिंग, प्राइमर अनीलिंग, और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स का एक्सटेंशन। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन में नज़र आ रहा होगा 5 से 3 तक है, फिर 3 से 5 तक जो है बैंड, उसमें ऐड किया जाता है प्राइमर्स को 55 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में। देन अनीलिंग का प्रोसेस है। अनीलिंग के प्रोसेस में देखो यहाँ पे प्राइमर्स जो हैं वो अलग अलग हो गए। देन प्रोसेस है एक्सटेंशन का, इसके बीच में यूज़ होते हैं डीएनए के पॉलीमरेज, जिसे टैक पॉलीमरेज, एग्जाम्पल में टैक पॉलीमरेज है, और डीएनटीपीज़ को ऐड किया जाता है 5' से 3' के डायरेक्शन में प्राइमर पर, और मैग्नीशियम भी ऐड किया जा सकता है। टेम्परेचर इसमें 72 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एक्सटेंशन, उसे पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं एक्सटेंशन के प्रोसेस को। इसमें यहाँ पे फॉर्म हो गया अलग अलग जो फॉर्म हो गए 5' से 3' के डायरेक्शन में, ये पूरा फॉर्म हो गया इसमें। तो 30 साइकिल्स लगेंगे पीसीआर के, 30 बार पीसीआर के साइकिल्स होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन डीएनए फॉर्म होंगे। एम्प्लीफिकेशन के बाद 1 बिलियन टाइम्स डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। ये है पूरा प्रोसेस पीसीआर का। अगला जो टॉपिक है वो है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। तो बहुत से मेथड्स हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल्स में। जो रेसिपिएंट सेल्स है अब वो फॉर्म करेंगे कंपीटेंट रिसीव करने के लिए। अब डीएनए जो प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियर करता है जीन रेजिस्टेंस के लिए, किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस उसके जीन में बियर करता है, कोई आरडीएनए जिसका एग्जांपल है एम्फिसिलिन, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा ई कोलाई के सेल्स में। अब जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स में। अगर ये स्प्रेड हो गया ट्रांसफॉर्म सेल्स अगर प्लेट्स पर जिसमें एम्फिसिलिन प्रेजेंट है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो ग्रो करेंगे और जो अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स है वो मर जाएंगे, जिससे क्योंकि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो जो भी एबल होगा सेलेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म्ड सेल को एम्फिसिलिन के प्रेजेंट में। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस केस में सेलेक्टेबल मार्कर होता है, उसे सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट।
जब हम इंसर्ट करते हैं एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में और उसे एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं या प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं या एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो एलियन डीएनए है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लगभग सारे ही जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका अल्टीमेट एम है प्रोड्यूस करना डिज़ायरेबल प्रोटीन। जो डिज़ायरेबल प्रोटीन है वही प्रोड्यूस करना अल्टीमेटली उनका एम है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है आरएनए, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करता है, इसकी नीड होती है हमें। तो जो फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस होता है अप्रोप्रिएट कंडीशंस में ही, और इसी फॉरेन जीन्स के एक्सप्रेशन को होस्ट सेल में इन्वॉल्व करता है बहुत से टेक्निकल डिटेल्स। जब जीन का क्लोन हमारे इंटरेस्ट की जीन का क्लोनिंग होता है तो वो ऑप्टिमल कंडीशंस में इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन टारगेट प्रोटीन के लिए। तो एक को कंसिडर करना पड़ेगा प्रोड्यूस करने के लिए इसे लार्ज स्केल में। अगर कोई प्रोटीन एनकोड इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन एक्सप्रेस होता है हीट्रोलोगस होस्ट में, तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। जो सेल्स क्लोन्ड जीन्स, हमारे जो इंटरेस्ट के हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स हैं, उसे ग्रो किया जाता है छोटे स्केल में लेबोरेटरी में। तो उस कल्चर्स को यूज़ किया जा सकता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने डिज़ायर्ड डीएनए को, और प्यूरिफाई करके अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स में यूज़ किया जा सकता है। जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में, जहाँ पर जो यूज्ड मीडियम होता है उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता है एक साइड से, ताकि फ्रेश मीडियम ऐड कर सके और दूसरे फ्रॉम द अदर टू मेंटेन सेल्स को मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकली जो मोस्ट एक्टिव लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़ है उसमें, तो दूसरे से उसको ऐड कर दिया जाएगा फ्रेश मीडियम में। तो इस टाइप के कल्चरिंग को, जो ये कल्चरिंग मेथड है वो प्रोड्यूस करता है लार्जर बायोमास, हायर यील्ड्स मिलेगा डिज़ायर्ड प्रोटीन का। पहले तो लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर किया गया, तो अब इसको कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में डाल दिया जाएगा ताकि ये लार्जर बायोमास प्रोड्यूस कर सके, हायर यील्ड्स हो सके जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन है। तो जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स है वो तो यील्ड नहीं कर सकते अप्रिशिएबल क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट्स का, तो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम्स में यानी कि 100 to 1000 लीटर्स कल्चर प्रोसेस किया जा सकता है, इसकी ज़रूरत है। तो बायोरिएक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है। बायोरिएक्टर्स वेसल्स की तरह होते हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल्स है वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, इंडिविजुअल एंजाइम्स में एक्सेट्रा। माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या जो ह्यूमन सेल्स है जो माइक्रोबियल प्रेजेंट है उनके यूज़ से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशंस, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए और उसे अचीव करने के लिए एक ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर हो, पीएच हो, सबस्ट्रेट हो, सॉल्ट्स हो, विटामिन्स हो या ऑक्सीजन हो। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर होता है वो स्टेरिंग टाइप का होता है। यहाँ पर फिगर 9.7 में आपको नज़र आ रहा होगा आपको। पहला जो है ए में गिवन है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरे में है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिससे स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्ज किया जाता है। जो स्टेरिंग टाइप वाला है उसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है बायोरिएक्टर्स में। और यहाँ पर फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा जो स्टर्ड टैंक रिएक्टर है वो सिलेंड्रिकल नज़र आता है, उसका बेस कर्व्ड होता है ताकि वो मिक्सिंग के लिए जो रिएक्टर कंटेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मिक्सिंग के लिए फैसिलिटेट किया जा सके। जो स्टेरर है वो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी देता है पूरे बायो रिएक्टर में, और एयर को बबल किया जा सकता है रिएक्टर की वजह से। अगर फिगर में देखा जाए तो जो बायो रिएक्टर है उसमें एगिटेटर सिस्टम है। एगिटेटर सिस्टम क्या करता है, वो अलाउ करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर गिवन भी है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। फोम कंट्रोल करता है ये सिस्टम और ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो हर सेल तक पहुँचाता है।
एगिटेटर सिस्टम, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, और सैम्पलिंग पॉट्स हैं जो छोटे वॉल्यूम्स हैं कल्चर किया जा सकता है अगर पीरियोडिकली विदड्रॉ किया जा सके। यहाँ स्पार्ज वाले में भी एगिटेटर प्रेजेंट है। ये एयर को छोटे बबल्स में ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है छोटे बबल्स में। यहाँ पे देखो जो ए में है यहाँ पर स्टेराइल एयर है या फोम ब्रेकर है, मोटर प्रेजेंट है, फ्लैट ब्लैडेड इम्पीलर है, कल्चर ब्रूथ है, एसिड या बेस के पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी प्रेजेंट है, और स्टीम भी प्रेजेंट है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। और जो बी में प्रेजेंट है वहाँ पे गैस एंट्रेनमेंट और इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, ऑक्सीजन ताकि ट्रांसफ़र हो सके अच्छे से, तो वहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया में भी इंक्रीज्ड है। यहाँ पर बबल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र एरिया को। यहाँ पर क्या होता है, स्पार्जर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, स्पार्जर क्या करता है कि यहाँ नीचे में आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे की तरफ एक प्लेट की तरह, वो है स्पार्जर। वो ब्रेक करता है एयर को, ऑक्सीजन को छोटे बबल्स में। और यहाँ पर जो एगिटेटर है, इसमें जो बीच में आपको नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पर एगिटेटर है, ये अलाउ करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल में पहुँचाने के लिए। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब बायोसिंथेटिक स्टेज का कंप्लीशन हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सब्जेक्टेड हो चुका है, प्रोडक्ट सब्जेक्टेड होना चाहिए पूरे प्रोसेस, जो सीरीज़ के प्रोसेस में, जब तक ये रेडी नहीं होता मार्केटिंग के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोसेस इंक्लूड करता है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, जो कलेक्टिवली रेफर होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बायोरिएक्टर, तो प्रोडक्ट को फॉर्मुलेटेड किया जाता है सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ। ऐसे फॉर्मुलेशन जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू आउट उनको जाना पड़ता है ड्रग्स के केसेस में। और जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है हर प्रोडक्ट की, अगर ज़रूरत पड़े तो हर प्रोडक्ट की स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट में ये वेरी कर सकता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। समरी ज़रूर से पढ़ ले। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चैप्टर फिनिश हो चुका है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द टेस्ट के लिंक्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है व्हाट्सएप चैनल पर। मेक श्योर यू अटेंड इट। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक प्रेजेंट है चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। सो गो एंड ज्वाइन and subscribe this channel. Thank you very much.